इस वीडियो में हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा आप कम समय में ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसे कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं और इन क्षेत्रक का इस अर्थव्यवस्था के विकास में क्या योगदान होता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि आखिर क्षेत्रक का मतलब होता क्या है। तो हम क्षेत्र की बात करें तो इसका मतलब होता है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को विभाजित करना। जैसे देश के अंदर बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है। कोई टीचिंग का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, तो कोई मजदूर है, तो ये सारे आर्थिक गतिविधियां हैं। तो अब इतनी सारी कोई खेती कर रहा है, तो इन जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं हम इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग कहलाता है क्षेत्रक। तो इस आधार पर हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम बात करें तो इसमें हम मुख्यतः 3 प्रकार के क्षेत्रक हमें देखने को मिलती हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो हम जो ये जो 3 क्षेत्रक बांट रहे हैं, हम ये उत्पादन के आधार पर बांट रहे हैं कि प्रोडक्शन के आधार पर हम किस प्रकार से क्षेत्रों को बांट सकते हैं। तो उत्पादन के आधार पर हम 3 तरीके से क्षेत्रों को बांट सकते हैं जो हम इसमें देखने वाले हैं। जैसे पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। इसका मतलब होता है, देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि और प्रकृति से संबंधित होती है। वो सारी आर्थिक गतिविधियां जो कृषि और प्रकृति से संबंधित है प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कृषि हो गया, डेयरी हो गया, मत्स्य पालन हो गए। तो वो सारी चीजें जो कृषि से संबंधित है और प्राकृतिक वस्तु से संबंधित, प्राकृतिक चीजों से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। दूसरा जो है द्वितीय क्षेत्रक। देखिए, इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पाद को विनिर्मित किया जाता है और उसे अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसको हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो उद्योग वाला जितनी भी जो गतिविधियां होती हैं वो दूसरे क्षेत्रक में आती हैं और इसमें हम क्या करते हैं, जो प्राकृतिक उत्पाद होता है इसको हम विनिर्मित करते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं से हमने बिस्किट बना दिया, तो ये इसका विनिर्मित रूप हो गया। तो उद्योग हो गए, जितने भी उद्योग हो गए, ये सारे दूसरे क्षेत्र के हिस्से हैं। इसके अलावा जो तीसरा है उसे कहते हैं तृतीय क्षेत्रक। इसके अंतर्गत बात करें तो सारी सेवाएं आती हैं। देखिए, पहले और दूसरे में, इन दोनों के अंदर ये भी याद रखना कि पहले और दूसरे के अंदर वस्तुओं का उत्पादन होता है, यहाँ पे सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है। लेकिन जो तीसरा क्षेत्रक है ये इन दोनों से अलग है। तीसरे क्षेत्रक के अंतर्गत केवल सेवाएं ही आती हैं, यहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। और ये क्या करती है, जो तीसरा क्षेत्रक है, अन्य जो 2 क्षेत्रक है, जो पहला और दूसरा, उसके विकास में ये सहायक है, ठीक है। तीसरे क्षेत्रक में आती है परिवहन, बैंकिंग, भंडार, संचार, ये इसके एग्जाम्पल है और इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो इसे आप याद रखना। अगला जो पॉइंट है वो है तीनों क्षेत्रकों की तुलना। कि जो ये हमने 3 क्षेत्रक पढ़ा है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, इसकी तुलना किस प्रकार से करें, क्या हमें चीजें तुलना करके देखने को मिलती हैं। तो हम जब तीनों क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जीडीपी की गणना कैसे होती है। एक देश के अंदर जीडीपी की गणना कैसे होती है, या भारत की जो जीडीपी है उसकी गणना कैसे होती है। तो ये जो इस वाले टॉपिक से यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि देश के अंदर जीडीपी की गणना होती कैसे है। देखते हैं इसको। देखिए, जीडीपी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद, ये इसका फुल फॉर्म है। हम इसकी गणना कैसे करते हैं, तो पहले तो इसकी एक डेफिनेशन देख लीजिए कि किसी विशेष वर्ष में, मतलब किसी भी साल के अंदर, अब जो ये विशेष वर्ष है ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है, इस टाइम पीरियड के बीच ये स्टार्ट होता है। तो किसी भी विशेष वर्ष में देश के अंदर उत्पादित कुल अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य का योग, मतलब जितने भी अंतिम वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और जितने भी सेवाओं का उत्पादन हुआ है, इनके मूल्य को जोड़ देंगे तो हमारा जीडीपी बन जाता है। और जो ये बनता है वो तीनों क्षेत्रों की बात हो रही है। तीनों क्षेत्रों में जितने भी वस्तुओं का और जितने भी सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनके मूल्य को जोड़ दोगे तब जीडीपी बन जाती है। और ये भी याद रखना कि भारत के अंदर जो जीडीपी है इसकी गणना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार और बहुत सारे मंत्रालय मिलकर इसकी गणना करते हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम में वैसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछता है, भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है, तो केंद्र सरकार उसमें ऑप्शन में दिया होता है। ये क्वेश्चन आ भी रखा है। इसके अलावा अब देखते हैं हम कि देश के अंदर जीडीपी की गणना कैसे होती है। जो हमने लिखा ना जीडीपी की गणना कैसे होती है, तो हम इसकी गणना को निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, आखिर जीडीपी की गणना होती कैसे है। पहला, तीनों क्षेत्रकों में उत्पादन होने वाले वस्तु और सेवाओं की गणना करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि तीनों क्षेत्रकों में किस प्रकार के वस्तु और सेवाओं की गणना हो, मतलब किस प्रकार की सेवा का उत्पादन हो रखा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है, जैसे 1000 किलो गेहूं है, ठीक है, और हमने क्या किया है 20 रुपए पर किलो के हिसाब से हमने बेचा,
तो इस हिसाब से गेहूं का जो मूल्य होगा वो 2 लाख रुपए होगा। सो हम यहाँ से ये डिसाइड कर लेते हैं कि देश के अंदर जो 1000 किलो का जो गेहूं का उत्पादन हुआ है उसको हमने 20 रुपए के हिसाब से बेचा है, इसका मतलब 2 लाख रुपए का प्रोडक्शन हुआ है गेहूं वाले हिस्से से। अब जो गेहूं वाला जो हिस्सा है वो कहाँ से आएगा, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो हम ये देख लेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं का इतना उत्पादन हुआ, इतने रुपए का उत्पादन हुआ है। एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं 15 केजी है, 15 रुपए किलो है और 5000 नारियल बेचे जाते हैं। मतलब नारियल है वो हम केजी के हिसाब से बेच रहे हैं और मतलब 5000 नारियल है तो इस हिसाब से ये 75,000 रुपए हो गया। तो इस हम ये हम यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं कि जो नारियल है वो 75,000 रुपए का बिका है। तो इस तरीके से हमने तो ये 2 एग्जाम्पल लिए। इस तरीके से हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में उत्पाद का मूल्य देखते हैं, फिर दूसरे क्षेत्र में इस तरीके उत्पाद का मूल्य देखते हैं, फिर तीसरे क्षेत्र में सेवाओं का मूल्य देखते हैं। तो इस तरह हम जब तीनों की जब जोड़ देते हैं तो हमारा जीडीपी बनता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इस प्रकार तीनों क्षेत्रों में उत्पादन होने वाले वस्तु और सेवाओं की अलग अलग गणना की जाती है, एक एक करके गणना की जाती है और उनके बाद क्या करते हैं, इन तीनों क्षेत्रों के कुल उत्पादन को जोड़ देते हैं। अब जब तीनों उत्पादन के क्षेत्रों को जोड़ देंगे तो इससे बनती है जीडीपी। तो आप इस प्रोसेस को आप याद रख सकते हो, इस प्रकार से हम जीडीपी गणना करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछता भी रहता है। इसके अलावा ये भी याद रखना कि जो जीडीपी गणना करते समय हम केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल करते हैं, या ये जब आप आंसर लिखोगे तो आपको ये मेंशन भी कर सकते हो। और साथ साथ और ये अपने आप में क्वेश्चन भी है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि आखिर जब जीडीपी गणना करते हैं तो अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही क्यों शामिल करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हम अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए क्या है, पहले तो अंतिम वस्तु के मतलब समझिए। देखिए, अंतिम वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जो उपभोक्ता के उपभोग के लिए पूर्णतः तैयार होती हैं। कहने का मतलब है अंतिम वस्तु वो वस्तु है जो एक व्यक्ति के उपयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो मूल्य ऐड करना है और ना ही कोई और प्रक्रिया बची है। पूरी मतलब सारी जो प्रक्रिया होती है उत्पादन की वो पूरी हो चुकी है, बस वो दुकान में रखी हुई है ताकि वो यूज हो सके लोगों के और लोगों से खरीद सके। तो हम कहते हैं अंतिम वस्तुएं। ठीक है, तो हम केवल इन्हीं को ही शामिल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, अगर हम अंतिम वस्तु को शामिल नहीं करेंगे तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो दोहरी गणना की समस्या तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही वस्तु की कीमत को बार बार जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें इसलिए हम क्या करते हैं कि अंतिम वस्तु की ही गणना करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं गेहूं था। ठीक है, अब गेहूं को से आटा बना, फिर आटा से मान लेते हैं ये बिस्किट बना, फिर इसको मान ले पैकिंग किया गया, फिर इसमें परिवहन व्यवस्था लगा और फिर जाके ये दुकान में पहुंचा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं जो गेहूं था वो 1 रुपए का था, फिर यहाँ पे 1 रुपए बढ़ गया आटा को जब पिसवाने में, फिर 1 रुपए बढ़ गया यहाँ पे मान लेते हैं उसको बिस्किट बनाने में, फिर उसको पैकिंग करने में, फिर परिवहन व्यवस्था बनाने में। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 यहाँ पे मान लेते हैं ये 5 रुपए में ये दुकान में पहुंचा। ठीक है, और इस तरीके से ये तो रही बात, चलो कि 1 रुपए यहाँ लग गया, 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 इस तरीके से ये 5 रुपए हो गया। ठीक है, लेकिन अगर जब हम इस तरीके से इसको ऐड करें कि 1 रुपए पहले था, ठीक है, 1 रुपए लग गया तो 2 रुपए ये हो गया, अब फिर 2 रुपए पहले था, 1 रुपए हमने फिर लगा दिया तो ये 3 रुपए हो गया, अब 3 रुपए ये यहाँ तक था, 1 रुपए मान लेते हमने पैकिंग वगैरह में लगा दिया तो ये 4 रुपए का हो गया। ठीक है, ये 5 रुपए का हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, अब इनको जोड़ देंगे, ये 1 रुपए 2 रुपए 3, 3 2 5, 5 और 4 9 और 9 और 5 14 रुपए। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम दोहरी गणना की समस्या। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, एक ही मूल्य को जो इनिशियल जो मूल्य हम इसको एक ही मूल्य को बार बार जोड़ रहे हैं, तो इसे कहते हैं दोहरी गणना की समस्या। तो हम अंतिम वस्तु को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हमने जो ये चैन बनाया था इस तरीके से करके, तो हम अंतिम वस्तु मतलब जैसे जो दुकान में पहुंच गया 5 रुपए का सामान, तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ते हैं, हम हर बार इनको मूल्य को प्लस नहीं करते। इसलिए हम क्या करते हैं, जीडीपी में अंतिम वस्तु को ही शामिल करते हैं। और अंतिम वस्तु क्यों शामिल करते हैं, तो ये इसका रीजन रहा है, ये क्वेश्चन आ भी रखा है और बार बार रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछता रहता है। इसके अलावा अगला जो है वो है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। ठीक है, ये टाइम के साथ किस तरीके से जो तीनों जो क्षेत्र पढ़ा हमने, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसमें ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है। तो देखते हैं इसको। देखिए, पहला क्या है, आरंभ में मनुष्य जो था उसने क्या सबसे पहले पशुपालन और खेती से प्रारंभ किया। ठीक है, अब ऐसा नहीं था स्टार्टिंग से मनुष्य जब अस्तित्व में आया तभी से उद्योग देखने को मिला, बैंकिंग वगैरह देखने को मिला, तो ऐसा था नहीं। स्टार्टिंग में पशुपालन और खेती को देखने को ही मिला। और इसके अलावा उसे देखो, अब उस समय जो क्या होता था,
कि जब उस समय केवल प्राथमिक क्षेत्र ही जीवन का आधार था और आजीविका का साधन था। स्टार्टिंग में तो यही प्राथमिक क्षेत्र ही लोगों के जीवन का आधार था, ठीक है, क्योंकि पशुपालन भी खेती प्रकृति से संबंधित है और प्रकृति से संबंधित तो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। अब देख क्या है, 18वीं शताब्दी में जाके औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। अब ऐसा नहीं था कि इससे पहले, क्योंकि देखो व्यापार तीसरे क्षेत्र में आता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि पहले 18वीं शताब्दी से पहले व्यापार नहीं होता था या किसी चीज का उत्पादन नहीं था, फैक्ट्री नहीं थी, थी बहुत ही कम थी, ठीक है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ तो इससे पूरे विश्व में उद्योगों का फैलाव हुआ और यहाँ से जाके दूसरे क्षेत्र अस्तित्व में आता है। इसके अलावा देखिए पहला प्राथमिक क्षेत्र का 18वीं शताब्दी आया तो दूसरे क्षेत्र का अस्तित्व आया। अब इस उद्योगीकरण के कारण क्या है, लोग प्राथमिक क्षेत्र छोड़ के क्या है, लोग उद्योगों में काम करने के लिए आने लगे, ठीक है, आपने यूरोप की हिस्ट्री पढ़ी होगी 9th में, तो आपने देखा होगा उसमें। इसके अलावा अब वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में वैश्वीकरण का युग है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण होता क्या है। और इस वैश्वीकरण में क्या है, सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, जैसे परिवहन व्यवस्था, पर्यटन, संचार, बैंकिंग इत्यादि, और इससे क्या हो रहा है, तीसरे क्षेत्र ने इन्हीं चीजों ने तीसरे क्षेत्र को बढ़ाया है और जिसके कारण वर्तमान में जो तीसरा क्षेत्र है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमें देखने को मिलता है कि क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, ये पहले प्राथमिक क्षेत्र का आया, 18वीं शताब्दी में द्वितीय क्षेत्र का प्रारंभ हुआ और वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में वैश्वीकरण का युग चल रहा है, तो इसने तीसरे क्षेत्र को बढ़ा दिया। तो इस टॉपिक में ये था। अगला जो टॉपिक है वो है उत्पादन में। अभी हमने देखा कि जो तीसरा क्षेत्र है वो पॉपुलर हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आखिर जो ये उत्पादन में जो तीसरा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है, ये रीजन क्या है, क्यों बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है। तो जो तीसरा क्षेत्र का बढ़ने इसके निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है, सेवाओं का विस्तार हो रहा है, जैसे शिक्षा व्यवस्था बढ़ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बढ़ रही है। अब शिक्षा व्यवस्था बढ़ रहा है तो स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल में टीचर्स की जरूरत है, ठीक है, अन्य स्टाफ जो स्टाफ है उनकी मतलब जरूरतें हैं। तो इस तरीके से क्या है, वहां पे सेवाएं देने वाले लोगों की जरूरत है, जिसके कारण क्या हो रहा है, तीसरा क्षेत्र बढ़ रहा है। दूसरा है कृषि का विस्तार, ठीक है, वर्तमान का समय में क्या है, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है उससे कृषि का विस्तार हो रहा है, ठीक है, कृषि व्यवस्था अच्छी हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि लोगों को बड़े स्तर पे इसमें काम मिल रहा है, इसलिए तीसरा क्षेत्र महत्व। अब जो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन कृषि के विस्तार से जो क्या है, अब जैसे मान लेते हैं ज्यादा उत्पादन हुआ, तब उस उत्पादन को मार्केट तक भी तो लेके जाना है, तो जो जिसके द्वारा जाएगा परिवहन व्यवस्था के द्वारा जाएगा, तो परिवहन व्यवस्था तीसरे क्षेत्र में आ गया। इसके अलावा भंडार मान लेते हैं क्या है, अब ज्यादा खेती कर लिया तो उसको भंडार करने की जरूरत है, तो भंडार जो करने वाली जो व्यवस्था है ये भी एक सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। तो इस तरीके से जब कृषि का विस्तार होगा तो तीसरे क्षेत्र का भी विस्तार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा परिवहन व्यवस्था का विस्तार हो रहा है, परिवहन व्यवस्था ने भी तीसरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे वर्तमान में जो मान लेते हैं जो ये हवाई जहाज है या फिर जो जल मार्ग है, ये बड़े स्तर पर वर्तमान में पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें आजीविका का साधन के रूप में इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, इससे पर्यटन वगैरह को बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे सेवाओं का विस्तार हो रहा है, तो इससे परिवहन व्यवस्था बढ़ रही है तो तीसरा क्षेत्र बढ़ रहा है, लोगों की आय में वृद्धि हो रहा है, लोगों की आय में वृद्धि हो रहा है तो लोग क्या है दूर दूर इलाकों में घूमने जा रहे हैं, इसके अलावा अन्य चीजों की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो इस तरीके से आय में वृद्धि हो रही है तो लोगों की जो डिमांड है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिससे तीसरा क्षेत्र बढ़ रहा है। वर्तमान में जो सूचना और प्रौद्योगिकी की जो चीजें हैं वो बढ़ रहा है, जिसके कारण तीसरा क्षेत्र बढ़ रहा है, और पर्यटन भी एक हिस्सा है। तो वर्तमान में जो तीसरा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि ये सब कारण है। आप इन कारणों को एक एक लाइन दो लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा अगला जो है, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, मतलब जो तीनों क्षेत्र हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग लगे कहाँ हुए हैं। तो देखिए इसमें बात करें तो वैसे तो वर्तमान में आज भी देश के अंदर हमारे प्राथमिक क्षेत्र में ही लोग ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो देखिए प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, वैसे यहाँ पे ऐसे नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पे तृतीय क्षेत्र का आएगा, ठीक है, आप यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे तृतीय क्षेत्र का आएगा कि तृतीय क्षेत्र और जो दूसरा और जो तीसरा क्षेत्र का इसका तो विस्तार हो रहा है, लेकिन इससे रोजगार में बहुत ज्यादा अवसर देखने को नहीं मिल रहे। मतलब वर्तमान में अभी मैंने पढ़ा जो तीसरा क्षेत्र का वो फेमस हो रहा है, ठीक, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, दूसरा क्षेत्र भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इस तरीके से दूसरा और तीसरा का जो क्षेत्र है वो देश में विस्तार तो हो रहा है, लेकिन वो उतना ज्यादा रोजगार अवसर उत्पादन उतना ज्यादा रोजगार नहीं दे पा रहे जितना जरूरत है, ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा तीसरा बढ़ रहा है लेकिन रोजगार के मामले में उतने बड़े स्तर पे चीजें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही हैं।
जिसके कारण क्या होता है कि देश की अधिकतम आबादी जो क्या है, वर्तमान में भी खेती में लगी हुई है। आज भी भारत की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो खेती वाली जो व्यवस्था उसी में लगी हुई है, क्योंकि रोजगार नहीं दूसरे तीसरे क्षेत्र में बड़े स्तर पे। और कृषि क्षेत्र में जिस अब यही रीजन है कि जब आधी से ज्यादा आबादी खेती में लगी हुई है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जो श्रमिक है, जो कृषि वाली जो क्षेत्र है उसमें जो श्रमिक है उसमें अल्प बेरोजगारी देखने को मिल रही है। और जो अल्प बेरोजगारी इसी को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब आधी से ज्यादा आबादी लगी हुई है तो ये रीजन है यहाँ पे अल्प बेरोजगारी देखने को मिलती है, या प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, सब एक ही नाम है। ये चीजें देखने, ये समस्या देखने को मिल रही है। अब ये भी देख लेते हैं ये समस्या है क्या। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि उत्पादन प्रक्रिया में जरूरत से ज्यादा श्रमिक लगे हुए हैं। कहीं पे 3 व्यक्ति की जरूरत है, ठीक है, कहीं पे 3 व्यक्ति की जरूरत है, वहां पे 5 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो ये है अल्प बेरोजगारी, ठीक है। क्योंकि अब इसमें से जो 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा है और ये काम छोड़ के भी चल जाए तो भी काम पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। तो ये लिखा हुआ है कि अगर श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया को छोड़ भी दिए तो भी काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें हमें देखने को इसमें मिलती हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है, तो अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें। अभी हमने पढ़ा कि क्या है, दूसरा क्षेत्र जो तीसरा क्षेत्र है इसमें बहुत ही ज्यादा रोजगार के जो अवसर है वो उत्पादन नहीं हो रहे हैं, रोजगार के अवसर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो हम अतिरिक्त रोजगार को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से सृजन कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। तो कुछ तरीके हैं जिनके आधार पे हम इस जो रोजगार वाला जो हिस्सा हम इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे परिवहन व्यवस्था, सरकार को परिवहन व्यवस्था पे निवेश करना चाहिए। परिवहन व्यवस्था बढ़ेगा तो लोगों को क्या है, रोजगार मिलेगा, इससे लोगों को आय मिलेगी, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा गांव में भंडार की सुविधाएं उपलब्ध करवाए सरकार, इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, अतिरिक्त आय का सृजन होगा, सॉरी अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। जैसे गांव में लोग खेती कर रहे हैं, तो अब कई बार क्या होता है, लोगों के पास भंडार की सुविधा नहीं होती, जिसके कारण वो अच्छी खेती मतलब मार्केट के लिए खेती कर नहीं पाते हैं। तो अगर वो भंडार गांव में सरकार भंडार की सुविधाएं करवाने लगेगी तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, इससे खेती व्यवस्था में भी सुधार होगा। इसके अलावा रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो व्यापार को बढ़ाए सरकार, इसमें निवेश करे, ठीक है, कि जो छोटे छोटे गांव है वो भी जो बड़े बड़े शहर है उसमें अपना माल बेच सके, व्यापार को बढ़ा सके, इससे रोजगार का सृजन होगा। स्थानीय बैंकों की स्थापना की जाए, जब स्थानीय बैंक खुलेंगे तो वहां पे भी जो स्टाफ होंगे उनकी जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह से गाँव के लोगों को भी जरूरत में वहां पे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा गांव में जो अब बड़े उद्योग तो लगेंगे नहीं, जाहिर सी बात है गांव में, तो कम से कम जो लघु उद्योग हैं उनकी स्थापना की जाए जिससे रोजगार लोगों को मिले। अगर गांव में शिक्षा का विस्तार बड़े स्तर पे होगा तो स्कूल बनेंगे, वहां पे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, अन्य जो स्टाफ उनकी जरूरत पड़ेगी, इससे रोजगार बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, हॉस्पिटल बनेगा, डॉक्टर नर्स, ठीक, अन्य स्टाफ इनकी जरूरत पड़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। तो ये वो तरीके हैं जिनके आधार पे क्या है, रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। अब ऐसे में सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें से सरकार का एक प्रमुख काम है मनरेगा, ठीक है, एक सरकार का एक प्रमुख स्कीम है मनरेगा को लेकर, ठीक है। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी राष्ट्र, यहाँ पे रोजगार आएगा, ठीक है, रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, एक एक्ट है, एक कानून है, 2005 में लागू हुआ था, 2005 में आया था, 2006 में लागू होता है। अब इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के द्वारा क्या क्या बातें कही जाती है, तो इसमें ये है, ये काम का अधिकार देता है, ये काम के अधिकार की बात करता है, जिसमें क्या है, प्रत्येक गांव के एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार देने की बात करती है। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाई तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। और इससे जब स्टार्ट किया गया था तो प्रारंभ में 625 जिलों में लागू किया गया था। ये एक्ट या तो एक नंबर में एक्ट पूछ लेता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, या तो ये पूछ लेता है कितने दिनों का रोजगार देने की बात करते हैं, या बेरोजगारी भत्ता पूछ लेता है, वरना ये पूछ लेता है कि स्टार्टिंग में कब लागू किया गया था। इसको याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आना कंफर्म है। इसके अलावा अगला जो है संगठित और असंगठित क्षेत्रों का विभाजन। अभी तक हमने जो क्षेत्र पढ़ा है वो उत्पादन का आधार पढ़ा है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ठीक है, मतलब अब हम रोजगार के आधार पर पढ़ेंगे, ये हमें रोजगार के आधार पर पढ़ना है। इससे पहले हमने उत्पादन के आधार पर पढ़ा था, अब पढ़ेंगे रोजगार के आधार पर। तब रोजगार के आधार पर 2 तरह के क्षेत्र होते हैं, संगठित, असंगठित। संगठित को बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब, असंगठित को प्राइवेट जॉब। तो बस हमें इसमें अंतर देखना है, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे जो संगठित जो क्षेत्र है, गवर्नमेंट जॉब है, इसके क्या फायदे हैं, अच्छा वेतन मिलता है। प्राइवेट जॉब के क्या है, इसमें कम वेतन मिलता है।
इसकी विशेषता है निश्चित दिनों की एक छुट्टी है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी जो छुट्टी होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडे और बाकी जो चीजें हैं वहाँ पे फिक्स होती है निश्चित। यहाँ पे छुट्टी कोई फिक्स नहीं है, बॉस ने जब बुला लिया तब जाना पड़ेगा, जब छुट्टी दी थी तब छुट्टी दे दिया। इसके अलावा काम का निश्चित टाइम है, एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। लेकिन जो प्राइवेट जॉब है, असंगठित क्षेत्र है, इसके लिए कोई निश्चित काम नहीं है, कभी काम ज्यादा आ गया तो ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा, ज्यादा देर तक रुकना पड़ेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें पेंशन की सुविधा है, लेकिन यहाँ पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। एक छोटी सी आसान सी डेफिनेशन मतलब कि डिफरेंस था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में अंतर, ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके अलावा एक अगला जो टॉपिक वो है कि जो असंगठित क्षेत्र है इसमें श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जाए, किस तरीके से संरक्षण से बचाया जा सकता है। देखिए जो असंगठित क्षेत्र के प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें लोगों का शोषण हो रहा है, श्रमिकों का शोषण हो रहा है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का क्या हो रहा है, शोषण, ठीक है। जो श्रमिकों में अनुसूचित जाति एससी और एसटी जो वर्ग है इनकी आबादी ज्यादा है, ठीक है। आज भी क्या है, देश जो हमारा है उसमें जो गरीब तबका वो एससी और एसटी वर्ग से ज्यादा आते हैं। इसके अलावा या इन जो श्रमिक है इनको वेतन बहुत ही ज्यादा कम दिया जाता है, वेतन कम है इनका, ठीक है, काम के घंटे अधिक हैं। और श्रमिकों का शोषण ना सिर्फ कृषि में बल्कि उद्योगों में भी हो रहा है, हर जगह यहाँ पे मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो ये परिस्थितियां हैं जिनके आधार पे क्या है, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है, ताकि क्या असंगठित जो क्षेत्र है इन श्रमिकों का शोषण को रोका जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने कानून बना रखे हैं, लेकिन वही है कि इसमें बड़े स्तर पे कुछ लागू नहीं किया गया है। अगला जो टॉपिक है वो है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र। उत्पादन के आधार पर क्षेत्र पढ़ा, प्राथमिक द्वितीय तृतीय। रोजगार के आधार पर संगठित असंगठित। और अगला है और लास्ट है स्वामित्व के आधार पे, कंट्रोल के आधार पे कौन कौन से क्षेत्र, तो इसमें भी दो है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट वाला सार्वजनिक क्षेत्र के इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो जितनी भी चीजें होती हैं वो सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब इसमें जो भी चीजें होंगी वो सरकार द्वारा ही नियंत्रित कंट्रोल होंगी, और इसका जो उद्देश्य होता है वो जन कल्याण होता है, लोगों की भलाई होता है, ना कि लाभ कमाना। उदाहरण रेलवे। इसी तरीके से जो निजी क्षेत्र है इसका जो कंट्रोल होता है वो होता है, क्योंकि हम स्वामित्व के आधार पर पढ़ रहे हैं, कंट्रोल के आधार पे, तो जो निजी क्षेत्र का जो कंट्रोल होता है या तो एक व्यक्ति के हाथ में होगा या एक व्यक्तियों के एक समूह के हाथ में होगा, एक ग्रुप के हाथ में होगा, और इनका प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसके एग्जाम्पल है टिस्को और रिलायंस। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। तो इस तरीके से क्या है, आप 20-22 मिनट के अंदर क्या है इस पूरे चैप्टर को रिवीजन कर सकते हो। एक सिंगल मिनट टॉपिक नहीं छोड़ा है, सभी टॉपिक को क्या पॉइंट टू पॉइंट मैंने कवर करा रखा है। जो एक्स्ट्रा चीजें थी उसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें थी मैंने उसको इसमें मेंशन कर दिया है। आप यहाँ से इन सब चीजों को देख सकते हो, और हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको अच्छे से इसको देखना, पूरा देखना इसको।